हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल री एनिमे में, जहां पर हम करते हैं मांगा और एनिमेस के बारे में बात। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस चैप्टर नंबर 1095 को। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मेरे अपने कुछ रीजंस थे, तो बिना और देरी करते हुए चलिए हम इस मांगा को शुरू करते हैं। तो मांगा के कवर पेज में हम देखते हैं बगी द क्लाउन को और उसके नाक को, जो एक बंदर लेकर भाग रहा होता है और बगी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली खत्म हुई थी, जहां पर हम ये अनाउंसमेंट सुन रहे होते हैं कि सेंट सेकंड ऑफ द 5 एल्डर्स इस आइलैंड पर लैंड कर चुके हैं और सभी मरीन्स यहाँ से भाग जाओ और बिल्कुल भी पीछे मुड़कर ना देखे, और पीछे मुड़कर देखा जाना माफ नहीं किया जाएगा। और सभी मरीन घबराकर भाग रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कुछ मरीन जो कि पीछे मुड़कर सेकंड को देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये लाइटनिंग क्या है? सेलेस्टर ड्रैगन से भी ज्यादा पावर रखने वाले जो एडमिरल्स को बॉस की तरह काम करवाते हैं वो यहाँ पर हैं। ऐसे डिवाइन और सबसे बड़े आदमी, ऐसे बहुत ही बड़े आदमी मेरी जो से इस आइलैंड पर क्या करने आए हैं? और हम देखते हैं सेकंड को और हर तरफ लाइटनिंग और उस नज़ारे को, जिस नज़ारे ने हम सबको पिछले चैप्टर में हैरान करके रख दिया था, जहाँ पर सेकंड अपने डेविल फ्रूट की वजह से अवेकनिंग में होता है और बोनी उस पर एक तलवार घुसा दी होती है। और ये देखकर डॉक्टर वेगापंक हैरान हो गया होता है और तभी सेकंड कहता है, तुम मधुमक्खी ऐसे मत रो, अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हारे इस अटैक को डॉज कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। और सेकंड बोनी को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ही जोर से दबाने लगता है और बोनी की चीखें निकल रही होती हैं, जिस पर सांजी ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता, सेकंड की तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन जल्दी ही गिर जाता है, जिस पर सेकंड उस तलवार को निकालता है और हम देखते हैं कि सेकंड की चोट भर रही है, जिस पे फ्रैंकी भी कहता है उसके घाव तो भर रहे हैं। और सांजी हैरान हो गया होता है कि ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं मरीज को जो वेगापंक की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए, और तभी सेकंड कहता है, तुम बेवकूफ वहीं रुक जाओ। सेकंड किजारू से कहता है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी किजारू, मैंने जो कहा था तुम उसे करने में नाकाम रहे हो। और किजारू कहता है, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहिए, मुझे ये दोबारा मौका चाहिए और मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ देर तक हिल पाऊंगा। जिस पे सेकंड कहता है, मैं समझ सकता हूँ। और हम देखते हैं लूफी को जो अपनी गियर 5 की अवेकनिंग को खो चुका होता है और मरे हुए बुढ़े आदमी के जैसे जमीन पर पड़ा हुआ होता है। और ये देखकर सेकंड अपने एक पैर से लूफी पर अटैक कर देता है। फिर फ्रैंकी लूफी को कैच कर लेता है अपने हाथों में और कहता है, तो वर्ल्ड के सबसे बड़े आदमी लोग भी हमारे पीछे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात। और सेकंड कहता है, स्ट्रॉ हैट लूफी, तुम लोगों की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बीच के किनारे हमारे आर्मी के द्वारा पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं। तुम सब के लिए अब इस आइलैंड से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और मैं ये देखना चाहूँगा कि तुम्हारे लिए क्या करता है। और सेकंड वेगापंक की तरफ देखता है और कहता है, तुमने हमें धोखा दिया वेगापंक, ये हमारे लिए बहुत ही खराब बात है। तुमने जो हमारे लिए किया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, पर अब कौन तुम में से सबसे पहले मरना चाहता है, इसका फैसला मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को कोसते हुए मरो कि तुमने वर्ल्ड गवर्नमेंट से पंगा क्यों लिया है। और सेकंड अपने हाथों में बोनी को बहुत ही जोर से दबाने लगता है, जिस पर बोनी बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है, जिस पर सांजी उसे रुकने के लिए कहता है। और फ्रैंकी कहता है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? जिस पे सांजी कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा लगता है मुझे कोई रोक कर रखा हुआ है। जिस पर वेगापंक कहता है, अगर ये किसी तरह की टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये एक डेविल फ्रूट का काम है। जिस पे बोनी कहती है, सेकंड तुम ही ने मेरे पिता को मारा था। तो तुम उस स्लेव पुमा के बारे में बात कर रही हो? हाँ, वो तो स्लेव पैदा हुआ था, एक ऐसे लोगों का वंशज जिन्होंने बहुत ही बड़े पाप किए हैं वर्ल्ड पर। खत्म हो चुकी प्रजाति का एक सर्वाइवर, बुचीरा रेस का। मैं जब एनीमे देखता था मुझे लगता ही कि कुमा की शेप कुछ अजीब है, तो वो अब समझ आई क्योंकि वो किसी और रेस का है, इसीलिए वो नॉर्मल ह्यूमन जैसे नहीं दिखता। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम सुनते हैं कुमा के कुछ शब्दों को, जो कि बोनी से कहता है, जब मैं एक लड़का था तो मैं एक हीरो बनना चाहता था, ऐसा हीरो जो लोगों को दर्द से बचाए और उन्हें आज़ादी दे, बिल्कुल उस लेजेंडरी वॉरियर ऑफ लिबरेशन निका की तरह। और हम देखते हैं सेकंड को जो कि कहता है, सभी ट्रूप सर की ओर निशाना लगाओ। और हम बैकग्राउंड में कुमा की आवाज़ सुनते हैं, निका, हाँ बिल्कुल, मैं उस
मैं हमेशा उसी की ओर देखता हूँ और उसी की तरह बनना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि निका हमेशा हंसते हुए आएगा और लोगों को बचाएगा इस रिदम में, जिस पे सांजी चिल्लाता है बोनीशान, और डॉक्टर वेगापंग कहता है ये सब रोक दो, वो बस एक बच्ची है। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं 47 ईयर पीछे साउथ ब्लू में किंगडम सोबर्ट में, जहां पर हम वो हंसी सुनते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस की आवाज सुनते हैं। और हम देखते हैं कुमा के माता पिता को, जिसमें कुमा के पापा कहते हैं बहुत ही खुश हो तुम्हें मिलकर, और उसकी मम्मी कहती है हेलो कुमा। और कुमा के पापा उस डॉक्टर से कुछ कहते हैं एक्सक्यूज मी डॉग, जिसपे वो डॉक्टर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसके ब्लड के बारे में तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और हम देखते हैं उन दोनों को जो कि कुमा की आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उसी खुशी के बीच और उनके पास आता है एक बहुत ही बुरा न्यूज़, जिस पे कोई आकर उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर आ चुका है और उन सभी को भागना पड़ेगा। और हम देखते हैं कुमा के पापा, जिसका नाम क्लैप है, उसे मरीन्स ने पकड़ लिया है। क्लैप कहता है मेरे बीवी बच्चों को जाने दो, सिर्फ मैं ही हूँ बेकनीर रेस का, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, उनको जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। पर उसकी बीवी कहती है इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम वो नज़ारा देखते हैं जहाँ पर हम कुमा के पापा को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं, और कुमा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है ये समझने के लिए कि उससे उसकी फ्रीडम छीन ली गई है और उसे जंजीरों में बांध लिया गया है। समय बीतता है और हम देखते हैं कुमा को, जिसे सेलेस्टियल ड्रैगन ने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है, और वो सेलेस्टियल ड्रैगन दूसरे सेलेस्टियल ड्रैगन को अपना नया स्लेव दिखा रही होती है और अपने आप की तारीफ कर रही होती है। और हम देखते हैं कुमा की उस लाइफ को जहाँ पर बहुत ही छोटे होने के बावजूद भी उसे बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया है। उसे चुप कराते हुए कहता है रोना बंद करो, क्या तुम मरना चाहते हो? और इन सब टॉर्चर को सहने के बाद जब कुमा अपने पापा से मिलता है तो उसके पापा कहते हैं क्या तुम सही हो? जिस पे कुमा कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे मास्टर मुझसे बहुत ही ज़्यादा काइंड है, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। जिस पे कुमा के पापा बहुत ही ज़्यादा रोते हुए कुमा को कुछ बताते हैं कि उसकी माँ अब गुजर चुकी है और वो हेवन में है, और कहते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है ना कि वो अब हेवन में है, वो अब एक बहुत ही अच्छी जगह में है। और ये सुनकर कुमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। कुमा अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो लिबरेशन का योद्धा यहाँ पर कब आएगा हमें बचाने के लिए, और वो कौन होगा, सन गॉड निका कब आएगा। और हम देखते हैं कुमा के डैड को, जो उसे ये कहानी सुना रहे हैं सन गॉड निका की, कि निका एक दिन आए और तुम्हें समुंदर में ले जाएगा जहाँ पर तुम सन के नीचे होगे और बिल्कुल फ्री होगे। निका हमेशा ही हंसता रहता है और हर आदमी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है जब वो उस ड्रम बीट को सुनते हैं और नाचने लगते हैं। तभी ये सब सुनकर कुमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन आता है और अपने गन फायर करता है और कहता है चुप हो जाओ सब लोग। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गार्लिंग को, जहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है सभी लोग अपने आप पर लगाम लगा लो, सेंट गार्लिक यहाँ पर आ चुका है। और हम देखते हैं सेंट गार्लिक को, जो कि बिल्कुल ही सैंक्स की तरह दिख रहा होता है, बस उसका हेयर स्टाइल अलग होता है, और वो एक बहुत ही अच्छे आर्मर और अपने तलवार के साथ वहाँ आ जाता है। और हम देखते हैं कि सेंट गार्लिंग किसी को वहाँ पर मारा होता है और सभी लोग ये देखकर उसके ऊपर लट्टू हो रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छा और ताकतवर है वगैरह वगैरह। और वहीं पर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि पिंजरे में कैद हैं, और जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो कहता है तो आगे बढ़ते हुए हमने बहुत कुछ अरेंजमेंट किए हैं और इस हंट गेम में कुछ नेटिव्स को भी डाला है। ये सभी जो स्लेव हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। जब ये लोग पिंजरे से बाहर निकल जाएंगे तो हम सब इन्हें ढूंढेंगे और इन्हें मारेंगे, वैसे ही जैसे किसी खरगोश के साथ किया जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं सेंट सैटर्न को, जो कि बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होता है जैसा कि हमने एग आइलैंड में देखा था। इसका मतलब ये है कि इसका कोई उम्र फिक्स नहीं है या फिर ये अमर है वैसा कुछ। जिस पे एक आदमी आकर कहता है सर हमने उस बच्चे को ढूंढ लिया है जो भागने की कोशिश कर रहा था, वो एक बेकनीर था। और सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं 38 ईयर्स पहले वेस्ट ब्लू में, जहाँ पर एक बंदा अपने पीछे बहुत ही सारे बॉक्सेस को रखा होता है या कहीं ट्रेजर्स को रखा होता है और बाकी से कह रहा होता है लेडीज और जेंटलमैन, आप सबका यहाँ पर
आने के लिए धन्यवाद। याद रखें, ये फेस्टिवल एक बार ही होता है जिसमें हम यहाँ के नेटिव्स को मार डालते हैं और यही आपका मौका है इस फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए। तो मैं इस स्टोरी से बाहर निकलकर ये बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक इसमें क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो हम एग हेड में थे, फिर सबसे पहले तो हम एग हेड पर थे सैटर्न के पास, और वहाँ से शिफ्ट होकर हम पहुँच जाते हैं कुमा की मेमोरीज पर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुमा एक अलग ही रिश्ता था और उसे स्लेव बना दिया गया था। और हमें ये भी पता चलता है कि हमने इन सेलेस्टियल ड्रैगन को जितना कमीना समझा था, ये लोग उससे भी कई गए गुजरे हैं। और हमें पता चलता है कि ये लोग अलग अलग आइलैंड या फिर शायद एक ही आइलैंड में जाकर वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन, मेरा मतलब वहाँ पे जो भी लोग पहले से रहते थे उन्हें पूरी तरह से मिटा देते हैं। और इस चीज़ को करने के लिए वो हर साल एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो सभी लोगों को कैद कर लेते हैं अपनी नेवी की मदद से, और फिर उन्हें खुला छोड़कर उन्हें एक एक कर मारने लगते हैं, बिल्कुल खरगोशों की तरह। इन लोगों के लिए इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गए गुजरे आदमी हैं। तो स्टोरी में वापस आते हुए हम फिर से देखते हैं और हम सुनते हैं उस आइलैंड का नाम गॉड वैली। और अगर आपने इससे पहले के एनिमेज या मांगा देखे हैं तो आपको तो बिल्कुल पता ही होगा कि ये आइलैंड कितना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो इस आइलैंड पर अब होने वाला है वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और हम वो आवाज़ सुनते हैं जहाँ पर वो आदमी कहता है कि इस आइलैंड को कहते हैं गॉड वैली, और इस आइलैंड के पास बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमें चाहिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया है ताकि हम अपना ट्रेडिशनल गेम खेल सके। और हम देखते हैं उस आइलैंड को जो पूरी तरह से शिप से घिरा हुआ होता है, जिस पे एक आदमी उन सेलेस्टियल ड्रैगन से कहता है, तुम लोग कितने कमीने हो सकते हो, तुम लोग हमारे सिटीजन्स को मार डालोगे सिर्फ एक स्पोर्ट्स के लिए, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है, ये हमारी कंट्री है। और वो आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि कहीं से एक तलवार आती है और उसे मार डालती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुमा को, जहाँ पर उसे कुछ लोग कहते हैं, तुम यहाँ से भागना चाहते थे, तुम कितने सेल्फिश हो, उन लोगों ने हमें 10 की ग्रुप में डाला है ताकि वो हमें पनिश कर सके, तुम जानते हो। और हम देखते हैं कुमा को जो बहुत ही बुरी हालत में होता है, और वो आदमी कहता है अगर तुम यहाँ से भाग जाते तो हम सभी मारे जा चुके होते अभी तक। और तभी कोई एक चट्टान पर चढ़कर चिल्लाता है, वो रुको रुको, तो तुम हो वो स्टार यहाँ के, एक बचनीर, तुम अपने अंदर जाइंट का ब्लड कैरी करते हो। और हम देखते हैं बहुत ही फेमस एम्पर इवानकॉफ को, जो फिलहाल एक स्लेव है। और हमें यहाँ से पता चल जाता है कि इन कुमा और इवानकॉफ की दोस्ती कहाँ से शुरू हुई थी। इवानकॉफ कहती है, तुम लोग इतना होपलेस क्यों दिखते हो, जो जीना चाहते हैं उस हिसाब से तुम लोग क्या ही कर रहे हो। और हम देखते हैं एक और बंदी गिनी को, और वो कहती है, बिग ब्रो खुद भी एक बहुत ही बड़े आदमी है, तुम्हें नहीं लगता। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मैं बता नहीं सकता कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ने में कितना मज़ा आया। और अगले चैप्टर का इंतज़ार मुझे बेसब्री से रहेगा, और मुझे लगता है आप लोगों को भी रहेगा। और शायद हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं उस इंसिडेंट को जिसका हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से बहुत ही सालों से इंतजार कर रहे थे, उस गॉड वैली इंसिडेंट का, जहाँ पर हमें रॉक्स पायरेट और रॉजर और गार्ड के बीच फाइट दिखाई देगी, जिसे देखने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आप मेरे आने वाले चैप्टर्स का इंतजार करेंगे। तो इसी के साथ आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ से चलता हूँ और अगले चैप्टर की तैयारी करता हूँ।